नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी एक्सरसाइज 7.1 के एग्जाम्पल्स। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 को। तो दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 8 में हमें एक कंडीशन गिवन दी हुई है और हमें इस कंडीशन का यूज़ करके ये दो पार्ट्स प्रूव करने हैं। तो दोस्तों जो हमारी कंडीशन है उसमें कहा गया है 1 + x⁴n है वो इस टर्म के इक्वल है और हमें शो करना है इन दो टर्म्स की वैल्यू इन दो टर्म्स के इक्वल आएंगी। ठीक है दोस्तों, तो हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करके दिखाना है। पहले दोस्तों हम इसका पैटर्न ऑब्जर्व कर लेते हैं कि हमें पैटर्न कैसे दिया गया है जो हमें आंसर प्रूव करना है। देखिए दोस्तों जो हमारी गिवन कंडीशन है उसमें यहाँ पर P0 है, P1 है, P2 है, ऐसे करते करते P3, P4, P5, P6 भी आएंगे। यहाँ पर दोस्तों x⁴0 होगी क्योंकि आप जानते हैं जब किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि x⁴0 है, यहाँ पर x⁴1 दिखाई दे रही है आपको, x⁴2, ऐसे करते करते हर टर्म के साथ x⁴ भी दोस्तों इंक्रीज होती जा रही है। अब दोस्तों आइए हम पार्ट्स में देखते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। पहले पार्ट में दोस्तों जो हमें P1, P3, P5 हैं यानी जो ओड नंबर वाले पीस हैं उनकी वैल्यू को इस टर्म के इक्वल दिखाना है और जो दोस्तों हमारे इवन नंबर वाले पीस हैं यानी P0, P2, P4 उनकी वैल्यूज़ को हमें इसके इक्वल दिखाना है। अब दोस्तों ये एक्सरसाइज है हमारे डी मोवियस थ्योरम की। तो क्लियरली दोस्तों यहाँ पर डी मोवियस थ्योरम लगेगी ही लगेगी। अब दोस्तों हम देखते हैं कि वो डी मोवियस थ्योरम हमारी कैसे लगने वाली है इस क्वेश्चन के अंदर। पहले दोस्तों आप गिवन कंडीशन को लिख लीजिए और क्योंकि यहाँ पर P5 और P4 भी दिखाए गए हैं जो कि इस गिवन कंडीशन में वैसे और डैश डैश के अंदर छुपे हैं पर दिखाए नहीं गए, तो आप पहले इस टर्म को थोड़ा एक्सपेंड करके लिखिए। जनरली P5 तक तो लिखिए ही क्योंकि यहाँ पर P5 और P4 का यूज़ दिया गया है, तो आपको P5 तक तो इसकी वैल्यू लिखनी ही होगी यहाँ तक, ताकि आप इस क्वेश्चन को आराम से प्रूव कर सकें। अब दोस्तों देखिए हम यहाँ पर x वेरिएबल है तो x का अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब दोस्तों हमें एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो हमें अल्टरनेट साइन दे, क्योंकि आप देख सकते हैं दोस्तों पहले टर्म पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है। आगे दोस्तों ये पैटर्न कंटिन्यू होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे टर्म आती रहेंगी। यहाँ पर भी दोस्तों आपको अल्टरनेट साइन दिख रहे हैं, प्लस माइनस प्लस और आगे माइनस, ऐसे दोस्तों हमारे यहाँ पर भी पैटर्न ऑब्जर्व होगा। तो दोस्तों हमें एक्स की कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी होगी जिसकी हेल्प से हम डी मोवियस थ्योरम भी लगा सके, क्योंकि ये एक्सरसाइज ही डी मोवियस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। और यहाँ पर दोस्तों हमें अल्टरनेट साइन भी चाहिए। अब दोस्तों आप जानते हैं डी मोवियस थ्योरम के अंदर जब भी आप cos x प्लस आयोटा साइन में लिखते हैं तो उसके अंदर एक आयोटा जरूर आता है। आयोटा का मतलब दोस्तों एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है और उस आयोटा के अंदर ऐसी पावर भी है कि वो अपने कुछ वैल्यूज़ के ऊपर -1 दे सकता है और कुछ वैल्यूज़ के ऊपर +1 दे सकता है। आप जानते हैं दोस्तों जो आपका आयोटा का स्केयर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों, -1, और जो आपके आयोटा की पावर 4 होती है उसकी वैल्यू होती है 1। ऐसे करते करते दोस्तों अगर आप आयोटा की पावर्स को इंक्रीज करते रहें तो आपका -1 1 दोनों ही बनते रहते हैं। तो दोस्तों आयोटा वो नंबर है जो हमें यहाँ पर डी मोवियस थ्योरम भी लगा के देगा और हमें अल्टरनेट साइन भी प्रोवाइड करवा के देगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए एक्स का आयोटा पुट करके देखते हैं। तो दोस्तों जहाँ पर भी एक्स था वहाँ पर आयोटा मैंने पुट कर दिया। अब दोस्तों आपको आयोटा खोलना आना चाहिए। आयोटा स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, -1, ये आयोटा तो एज इट इज आएगा, इसकी यहाँ माइनस आ जाएगा। ये आयोटा की पावर 4 है जो होता है +1, तो इसको आप गायब कर दीजिए। आयोटा क्यूब क्या होगा दोस्तों, तो दोस्तों जो आपका आयोटा क्यूब होगा उसको आप लिख सकते हैं आयोटा इंटू आयोटा का स्क्वायर। और दोस्तों आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1। तो दोस्तों जो आयोटा क्यूब की वैल्यू होगी वो होगी माइनस आयोटा, क्योंकि यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर आप -1 पुट कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों आयोटा की पावर 4 1 हो गई, क्योंकि दोस्तों आयोटा की पावर 4 1 कैसे निकली, हमने आयोटा स्क्वायर का कर दिया स्क्वायर जिससे -1 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू -1 होती है, तो आयोटा की पावर 4 निकल गई। अब दोस्तों आयोटा की पावर 5 निकालेंगे, तो आयोटा की पावर 5 निकालने के लिए इसको लिख दीजिए आयोटा इंटू आयोटा की पावर 4। आयोटा की पावर 4 होती है 1, तो दोस्तों आयोटा की पावर 5 का आंसर आ गया आयोटा। तो ऐसे करते करते दोस्तों आप हर आयोटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर 5 तक की पावर वैलिड है क्योंकि यहाँ पर हमें और टर्म्स दिखानी नहीं है आंसर के अंदर, तो हम यहाँ तक आयोटा की पावर 5 तक लिखेंगे और आगे डैश 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 लगा देंगे। अब दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए दोस्तों माइनस आयोटा था तो यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी, ये +1 आएगा तो यहाँ पर हमने आयोटा की पावर 4 को 1 रख दिया।
यहाँ पर आयोटा की पावर 5 है, जिसका आंसर होता है प्लस का आयोटा। अब दोस्तों जहाँ पर आयोटा है, यानी ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, उनको हमने एक साथ इकट्ठा लिख लिया, क्योंकि ये सभी इमेजिनरी पार्ट्स बनेंगे, और जो बिना आयोटा के हैं वो सभी हमारे रियल पार्ट्स बनेंगे। तो उन टर्म्स को मैंने इकट्ठा लिख लिया, जैसे P0 माइनस P2 और प्लस P4, ये तो इकट्ठे हो गए। आगे डैश 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 डैश, यानी जो आगे रियल पार्ट्स आएंगे वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। ऐसे ही दोस्तों P1 माइनस P3 और P5 जिनके साथ आयोटा था वो लिख लिए, और आगे डैश 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 डैश, जिसके अंदर हमारे बाकी इमेजिनरी वैल्यूज इंक्लूडेड है, जो इसको इंडिकेट करता है। अब दोस्तों जो हमारा 1 प्लस आयोटा है उसको हमने क्या लिख लिया, हमने क्या किया दोस्तों, जो हमारा यहाँ पर आया है 1 प्लस आयोटा, उसको मैंने एक बार तो √2 से डिवाइड कर दिया और √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर √2 कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरी ये 1 प्लस आयोटा की वैल्यू ही रहेगी। तो दोस्तों 1 प्लस आयोटा का मैंने इस तरीके से लिख लिया, जहाँ मैंने 1 प्लस आयोटा का √2 से डिवाइड कर दिया और √2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों किया दोस्तों, हम देखेंगे। पहले तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर 1/√2 अलग आ जाएगा और आयोटा बाय √2 हम अलग से लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ मैं √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड कर दिया। अब दोस्तों आप जानते हैं 1/√2 की वैल्यू कोस की टर्म में क्या होती है, कोस π/4, जो होता है कोस 45 डिग्री, और जो 1/√2 है वो साइन की टर्म में भी क्या होता है, साइन 45 डिग्री। अब दोस्तों आपका सवाल आया होगा कि हमने यहाँ पर कोस की वैल्यू क्यों रखी, जबकि साइन 45 डिग्री भी 1/√2 होता है, और यहाँ पर साइन ही क्यों रखा, कोस क्यों नहीं रखा। क्योंकि दोस्तों हमें डी मोवियस थ्योरम बनाने के लिए आयोटा के साथ साइन चाहिए होता है, और रियल पार्ट में हमें कोस चाहिए होता है। इसलिए इस रियल पार्ट वाले 1/√2 की जगह हमने कोस π/4 रखा, और आयोटा वाले पार्ट वाले के साथ साइन π/4 रखा, क्योंकि डी मोवियस थ्योरम की कंडीशन को अप्लाई करने के लिए रियल में कोस होना चाहिए और इमेजिनरी में साइन होना चाहिए। अब दोस्तों दूसरी बात, और यहाँ पे हमारा 1/√2 तो था, पर दोस्तों हमने डी मोवियस थ्योरम की बाकी कंडीशंस का भी ध्यान रखा है। जैसे दोस्तों हमने एक कंडीशन का ये ध्यान रखा है कि यहाँ पर प्लस होगा। एक कंडीशन दोस्तों जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो कोस में एंगल होगा वही साइन में एंगल होगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हमने इस वैल्यू को √2 से ही मल्टीप्लाई, √2 से ही डिवाइड क्यों किया, क्योंकि दोस्तों अगर आप 1 प्लस आयोटा को किसी और वैल्यू से भी डिवाइड कर सकते थे ना। क्योंकि दोस्तों अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूँ 1 प्लस आयोटा बाय 2 मल्टीप्लाई में 2, तब भी तो ये 1 प्लस आयोटा ही रहेगा, पर हमने √2 से ही डिवाइड और मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि दोस्तों 1/√2 एक ऐसा नंबर है जिस पर कोस और साइन सेम एंगल देते हैं, यानी दोस्तों कोस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री ही इन दोनों वैल्यूज़ को सेम दिखाते हैं। और अगर आप कोई वैल्यू रखते हैं तो उसमें आपके एंगल डिफरेंट आते, इसलिए हमने यहाँ पर √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, ताकि हम अंदर वाले एंगल्स सेम वैल्यू के ला सकें। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे एंगल सेम हो गए। तो दोस्तों अब जो हमारी 1 प्लस आयोटा की पावर n की वैल्यू थी, हमने इस जगह पर 1 प्लस आयोटा की वैल्यू पुट कर दी, जो कि हमारी ये वाली है। तो इसकी वैल्यू क्या निकली दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 की पावर क्या है, √2 को आप क्या लिख सकते हैं, √2 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2, ये भी दोस्तों सेम होता है। अब जो दोस्तों मैं √2 की पावर n करूँगा तो यहाँ पर n पावर में आया, तो यहाँ पर भी पावर n में आएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर n/2। तो दोस्तों जो हमारा यहाँ पर 1 प्लस आयोटा की पावर हमने जब इस टर्म में रखा तो इसकी पावर दोस्तों n थी, यहाँ पे इक्वल टू में क्या था √2, तो 2 की पावर हो गई n/2, और इसकी पावर भी क्या हो गई दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर पावर n है तो यहाँ पर ही पावर n हो गई। अब दोस्तों डी मोवियस थ्योरम लगाइए, डी मोवियस थ्योरम लगा के जो ये n पावर में है वो आगे एंगल के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ पर n आ गया, यहाँ पर n आ गया। तो दोस्तों ये आपकी कंडीशन हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब दोस्तों इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी। कंपेयर कर दिया दोस्तों। अब दोस्तों देखिए ये हमारा रियल पार्ट है, ये हमारा रियल पार्ट है, तो दोस्तों रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट कर दीजिए, और आयोटा वाले इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट कर दीजिए। तो दोस्तों इक्वेट करते ही आपके जो दोनों पार्ट्स हैं वो आ जाएंगे। ये देखिए दोस्तों P0 माइनस P2 प्लस P4 जो हमारा ये वाला पार्ट था, इसकी वैल्यू हमें ये प्रूव करनी थी, और यहाँ पर यही रियल पार्ट है, और यहाँ पर रियल पार्ट ये वाला है कोस वाला। तो दोस्तों ये वाला पार्ट आपको प्रूव हो गया। इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू दोस्तों 2 की पावर n/2 की मल्टीप्लाई साइन के साथ होगी, जो कि आपका फर्स्ट पार्ट था। तो ऐसे करके आपके दोनों पार्ट्स प्रूव हो गए दोस्तों। तो दोस्तों आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 में हमें क्या कहा गया है। एग्जाम्पल नंबर 9 में कहा गया है दोस्तों कि आपको एक थीटा की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और आपको दिखाना है कि जो थीटा की वैल्यू है वो ये होगी। यानी दोस्तों आपको पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। प्रूव दैट द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन दिस इज दिस। यानी दोस्तों हमें इस इक्वेशन की ऐसी वैल्यू निकालनी है, यानी दोस्तों हमें ये इक्वेशन गिवन है और हमें कहा गया है कि आप प्रूव कीजिए
कि जो इस इक्वेशन के अंदर जो थीटा है जो यूज़ किया गया है उसकी जनरल वैल्यू है दोस्तों वो ये निकल के आएगी, जहाँ पर दोस्तों एम क्या है, जो यहाँ पर एम यूज़ किया गया है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। यानी दोस्तों हमें इक्वेशन गिवन है तो पहले हम गिवन इक्वेशन लिखेंगे, इस इक्वेशन को सोल्व करके हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है दोस्तों, सीधी सी बात ये है, और वो जो थीटा की वैल्यू है वो ये आनी चाहिए। तो आइए ये सोल्व करते हैं दोस्तों। पहले दोस्तों हम यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं ये सभी क्या है, वो रेशोज हैं, वो वैल्यूज हैं जिस पे डी मोबियस थ्योरम अप्लाई हो सकती है, क्योंकि सभी के एंगल दोस्तों पहली बात तो सेम है सभी टर्म्स के अंदर आयोटा के साथ साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो कि कंडीशन होती है, और रियल पार्ट्स में सभी के अंदर कोस है। ठीक है दोस्तों, तो हम सभी पे डी मोबियस थ्योरम की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। डी मोबियस थ्योरम के अकॉर्डिंग ही दोस्तों हम जानते हैं जब भी ये सभी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई में होती हैं तो कोस के अंदर जो एंगल्स होते हैं वो सभी ऐड हो जाते हैं। उसी प्रकार दोस्तों जो साइन के अंदर एंगल्स होते हैं वो भी ऐड हो जाते हैं, और जो कोस के अंदर एंगल होंगे वही साइन के अंदर एंगल होंगे। तो दोस्तों इन सभी टर्म्स को हमने इस जनरल फॉर्म में लिख लिया जो कि हमारी आइडेंटिटी वाली फॉर्म है। अब दोस्तों आप जानते हैं जब भी हमारा एपी होता है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको एपी और जीपी के बारे में पता होगा, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक जनरल एपी लिया है जिसके अंदर मेरी टर्म्स है 1 2 3 4, और इस एपी के अंदर हमारी एन टर्म्स हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जानते हैं फर्स्ट टर्म क्या है 1, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है दोस्तों 1, क्योंकि जब आप 1 में 1 प्लस करेंगे 2 आएगा, 2 में 1 प्लस करेंगे 3 आएगा, 3 में 1 प्लस करेंगे 4 आएगा। तो यहाँ पर है दोस्तों आपका कॉमन डिफरेंस 1। तो अब दोस्तों आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस के अंदर कि जो आपका एपी होता है उसके सम का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, जिसको आप एस एन से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू होती है दोस्तों n/2, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। ब्रैकेट में आता है दोस्तों 2a प्लस n माइनस 1d, जहाँ पर a क्या है दोस्तों फर्स्ट टर्म जो यहाँ पर 1 है, और d क्या होता है दोस्तों कॉमन डिफरेंस जो यहाँ पर 1 है। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसका सम करेंगे p का, इसका सम करने के बाद दोस्तों यहाँ पर a की वैल्यू 1 पुट कर दी हमने, d की वैल्यू 1 पुट कर दी, यहाँ पर दोस्तों माइनस का 1 है, यहाँ पर प्लस का 2 है, इन दोनों को सोल्व करेंगे, अंदर क्या बचेगा दोस्तों n+1। तो दोस्तों जब भी आपका AP इस फॉर्म का हो तो उसके सम का क्या फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर मैं हर जगह से थीटा कॉमन निकाल लूँ तो मेरा क्या बनेगा दोस्तों, देखिए दोस्तों हमें दे रखा है थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 3 थीटा, ऐसे करते करते दोस्तों हमें यहाँ पर लास्ट में n थीटा तक वैल्यूज दे रखी हैं। अगर मैं सभी टर्म्स में थीटा कॉमन निकाल लूँ तो मेरा अंदर बचेगा 1 + 2 + 3 अप टू n। तो दोस्तों अंदर हमारा एपी बन रहा है जो कि हमारा ये वाला एपी है। अगर मैं थीटा कॉमन निकाल लूँ और सभी का दोस्तों सम किया गया है तो मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी ऑफ दिस एपी इज n इंटू एन प्लस 1/2। तो दोस्तों हमने लिख दिया n इंटू एन प्लस 1/2, और क्योंकि हमने थीटा कॉमन निकाला था तो साथ में थीटा भी लिख दिया। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर भी सेम टर्म है तो यहाँ पर सेम टर्म आ गई, इक्वल टू में हमें 1 दे रखा है तो हमने इक्वल टू में 1 लिख दिया। अब दोस्तों ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट आपका 0 है, क्योंकि दोस्तों आप 1 को क्या लिख सकते हैं 1 + 0 इंटू आयोटा, क्योंकि आप दोस्तों जानते हैं 0 की किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगी तो वो 0 आंसर देगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है, और रियल पार्ट दोस्तों इस राइट हैंड साइड पे आपका 1 है। तो दोस्तों रियल से रियल को कंपेयर कीजिए और इमेजिनरी से इमेजिनरी को कंपेयर कीजिए, तो साइन की यहाँ पर वैल्यू आ गई 0 और कोस वाले की वैल्यू आ गई 1। अब दोस्तों आप जानते हैं कोस थीटा 1 कब होता है दोस्तों, जैसे कि आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा और आपने पढ़ा होगा कि जो एक्स एक्सिस होती है उस पर साइन x 0 होता है, यानी साइन 0 डिग्री भी 0 होता है और साइन 180 डिग्री भी 0 होता है। ऐसे ही दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि जो आपकी y एक्सिस होती है वहाँ पर कोस 0 होता है, यानी कोस π/2 भी 0 होता है और कोस 3π/2 भी 0 होता है। ऐसे ही दोस्तों आपने पढ़ा होगा जो कोस 180 डिग्री होता है वो तो -1 होता है, और जो कोस 0 डिग्री होता है वो 1 होता है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि कोस 0 डिग्री होगा 1, और दोस्तों हमने पढ़ा होगा कि यहाँ पर एंगल 0 डिग्री होता है, फिर जब आप पूरा एंगल यहाँ पर काट कर आ जाते हैं तो यहाँ पर एंगल दोस्तों 2π आ जाता है जो कि होता है 360 डिग्री। फिर से दोस्तों आप एंगल काट के आते हैं तो यहाँ पर एंगल 4π बन जाता है। यानी दोस्तों आपको साफ साफ कहना है कि जो कोस के अंदर 2m π का मल्टीपल होगा वो 0 होगा। जब दोस्तों यहाँ पर m 0 होगा तो आपको कोस 0 डिग्री मिलेगा, जब m 1 होगा तो आपको कोस 2π मिलेगा जो भी 1 के इक्वल होता है। जब आप m की वैल्यू 2 रखेंगे तब भी आपका कोस 4π मिलेगा, और 4π भी दोस्तों यहाँ पर आता है 0 डिग्री पे। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि कोस 0 कब होता है, जब
इस थीटा जो भी एंगल होता है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है 2m पाई के, जो कि मैंने आपको करके दिखाया कैसे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों देखिए 0 डिग्री भी यहीं पे आएगा, 2 पाई भी घूम के यहीं पे आएगा, 4 पाई भी, 6 पाई भी, 8 पाई भी, ऐसे करते करते दोस्तों पाई का हर इवन मल्टीपल जो कि हमारे 2m से हमने डिनोट किया है, पाई का हर इवन मल्टीपल 0 डिग्री पे आएगा। यानी दोस्तों जब भी थीटा की वैल्यू इसके इक्वल होगी तो हमारा 1 आएगा। तो यहाँ पर हमारा थीटा की जगह इस टर्म ने लिया हुआ है एंगल ने, तो हमने जनरल फॉर्म में इसको दिखा दिया। अब दोस्तों क्योंकि हमने जनरल वैल्यूज निकालनी है, इसी कारण से हमने यहाँ पर थीटा को जनरल फॉर्म में दिखाया है। ऐसे ही दोस्तों आप जानते हैं साइन जीरो कब होता है, साइन जीरो दोस्तों यहाँ पर होता है, यहाँ पर भी होता है। अब दोस्तों साइन जीरो के आपके पास दो केस हैं, एक तो साइन जीरो कब होगा दोस्तों इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई पे, जो कि हमारा यहाँ पे लाई करता है। और दोस्तों आप जानते हैं साइन 180 भी जीरो होता है, यानी दोस्तों 180 फिर यहाँ पर आप घूम के आएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 3 पाई। ऐसे ही दोस्तों जब आप यहाँ पर दोबारा घूम के आएंगे तो 5 पाई। यानी दोस्तों जो साइन है वो पाई के ओड मल्टीपल्स के ऊपर भी क्या होता है दोस्तों जीरो होता है। तो दोस्तों यहाँ पर दो कंडीशन बनी कि साइन 2m पाई भी जीरो होगा और जो साइन m पाई होगा वो भी जीरो होगा। पर दोस्तों क्योंकि आप जानते हैं हमने इन दोनों एंगल्स को एक ही इक्वेशन से बनाया है, तो दोस्तों क्योंकि यहाँ पर थीटा की वैल्यू अलग अलग नहीं हो सकती और कोस थीटा ही केवल एक ही वैल्यू सेटिस्फाई की है, तो साइन थीटा की भी आपको वो वैल्यू लेनी पड़ेगी जो इस ऊपर वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इसलिए दोस्तों हमने साइन थीटा की इवन कंडीशन वाली वैल्यू को ही प्रीफरेंस दी है, क्योंकि दोस्तों साइन यहाँ पर भी जीरो होता है, यहाँ पर भी जीरो होता है। यानी दोस्तों सर साइन 2 पाई 4 पाई 6 पाई पे भी जीरो होगा और 3 पाई 5 पाई 7 पाई पे भी जीरो होगा। पर क्योंकि कोस वाली वैल्यू केवल इस वाले पॉइंट को डिनोट करती है कि जो हमारे यहाँ पर इक्वेशन है कोस वाली वैल्यू केवल इस पॉइंट पे जीरो होगी, तो दोस्तों हमारी साइन वाली वैल्यू है वो भी हमें इसी पॉइंट के लेनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों एंगल सेम है तो दोनों एंगल की वैल्यू हमेशा दोनों इक्वेशन से सेम आनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल दीजिए, थीटा की वैल्यू निकालने के लिए इसको इस तरह मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 2 4m पाई और नीचे दोस्तों ये वाली टर्म चली जाएगी जो होगी n × n+1। तो दोस्तों हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी कि जो आपकी थीटा की वैल्यू होगी वो ये होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.1 भी खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सरसाइज 7.1 अच्छे समझ में आई होगी। अब हम आगे 7.2 स्टार्ट करेंगे और दोस्तों 7.2 करने के बाद हम 8th और 9th चैप्टर करेंगे, क्योंकि दोस्तों मैंने 7.1 और 2 आपको इसी पर्पज से करवाई है ताकि हम 8th और 9th चैप्टर पहले खत्म कर सके, क्योंकि वो बहुत स्मॉल चैप्टर्स हैं। इसके बाद दोस्तों हम 7.2 करेंगे और फिर 8th और 9th चैप्टर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।